सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। सानिया, क्या सोच रही हो तुम? भैया, आज जब स्कूल में खाने की घंटी बजी तो मेरा हाथ उस घंटी पर पड़ गया। मैंने महसूस किया कि उसे बजाने पर उसमें कंपन होता है। और गाने सुनते समय जब टीवी के स्पीकर पर भी हाथ रखा तो उसमें कंपन हो रहा था, जबकि जब वो बंद होता है तो उसमें ऐसा कोई कंपन नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या कंपन करने वाली वस्तु और ध्वनि में कोई संबंध है? शायद हो सकता है। क्या हम किसी तरह से इस बारे में पता लगा सकते हैं भैया? ठीक है, ये देखो, इस लटके हुए धातु के बर्तन को इस बेलन से मारकर तुरंत बाद छू कर देखो, तुम्हें क्या महसूस होता है? ये सभी स्कूल की घंटी की तरह कंपन कर रही हैं। भैया, क्या इसका मतलब यह है कि कंपित चीजें ध्वनि पैदा करती हैं? हाँ, सानिया, जब मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो तुमने उसमें भी कंपन महसूस किया होगा। हाँ, सही कहा आपने। क्या आपने भी कभी इस तरह के कोई उदाहरण देखे हैं? क्या सभी ध्वनियों के साथ आपने किसी कंपन को महसूस किया है? जब मैं थाली में चम्मच से धीरे से मारती हूँ तो ये ध्वनि आती है, लेकिन मैंने इस थाली में कोई कंपन नहीं देखा। तुम इस थाली में थोड़ा पानी डालकर क्यों नहीं देखती सानिया? अच्छा, डालती हूँ। ओह, चम्मच से किनारे पर मारने पर इस पानी में तरंगें उठ रही हैं, मतलब इसमें भी कंपन है। क्या आप ये देखकर वस्तु के कंपनों का ध्वनि के साथ संबंध समझ पा रहे हैं? क्या है ये संबंध, बताइए। अच्छा सानिया, तो तुम बता सकती हो कि तुम्हारे विद्यालय के संगीत कक्षा में वाद्य यंत्र कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ढोलक को पीटकर उसकी झिल्ली में कंपन पैदा करते हैं। और दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताइए, इन सभी वाद्य यंत्र के कौन से भाग कंपन से ध्वनि पैदा करते हैं? मम्मी, फिर तो जब हम बोलते हैं तब भी हमारे कंठ में इसी तरह कंपन होता होगा, है ना? बिल्कुल। तुम अपने हाथ को अपने कंठ पर इस तरह रखो और देखो क्या होता है। दोस्तों, क्या आपको भी यहाँ कोई कंपन महसूस होता है? आप भी करके देखिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सभी की आवाज अलग-अलग क्यों होती है? तुम्हारी और कबीर की आवाज में अंतर क्यों है?
शायद सभी के ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग की बनावट में कुछ अंतर होता होगा। तुम्हारी विज्ञान पुस्तक में दिया गया है। क्या आप पुस्तक से देखकर इस सवाल का जवाब देने में मेरी मदद करेंगे? देखो जरा, तकिए के नीचे मोबाइल होगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि तकिए के नीचे फोन की आवाज बहुत धीमी थी और बाहर निकालने पर इतनी तेज? क्या कारण हो सकता है इसका? सानिया, ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ तकिए ने उसके मार्ग में बाधा डाली थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ वह माध्यम हवा है ना? सही कहा। तो क्या केवल हवा ही ध्वनि का माध्यम हो सकती है, जल और ठोस माध्यम नहीं? सानिया, तुम खुद ये पता लगा सकती हो। हाँ, एक आइडिया आया मुझे। ये देखो भैया, मैं इस पानी से भरे टब में घंटी बजाकर देखती हूँ। हाँ, देखो, पानी के थोड़ा ऊपर कान लगाकर सुनना। हाँ भैया, इसमें तो घंटी की आवाज आ रही है। मैं समझ गई भैया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। तुम इस मेज के इस तरफ बैठो, मैं इस छोर पर बैठता हूँ। तुम अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करो। हाँ, मैं खरोंचने की आवाज सुन पा रही हूँ। तो तुम क्या समझी? इसका मतलब ध्वनि वायु के साथ साथ द्रव और ठोस माध्यम की चीजों में भी बहती है। सही कहा ना मैंने? बहुत अच्छे सानिया। इससे मुझे हमारा पुराना खिलौना टेलीफोन याद आ गया, जिसमें प्लास्टिक कप को डोरियों से बांधकर टेलीफोन बनाते थे। तो आज तुमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के बारे में। इंसान ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में, और हमने जाना कि ध्वनि हवा के साथ साथ पानी और ठोस माध्यम जैसे लकड़ी, धातु के माध्यम से भी हम तक पहुंचती है। सानिया, 13 वर्ष की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है, वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। ध्वनि के बारे में अब तक हमने जाना कंपित वस्तुओं से पैदा होने वाली ध्वनि के बारे में, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में। ध्वनि एक साधन से दूसरे स्थान तक हवा, तरल चीजों जैसे पानी और ठोस चीजों जैसे लकड़ी और धातु के जरिए पहुंच सकती है। मम्मी, जिस तरह ध्वनि निकलने के लिए कंठ में खास बनावट होती है, उसी तरह ध्वनि सुनने के लिए भी
कान में कोई खास बनावट होती होगी, है ना? बिल्कुल। हमारे कानों के अंदर ठीक इस डफली जैसी ही झिल्ली होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। ओह हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन क्या ध्वनियों को सुनने का भी कंपन से कुछ संबंध हो सकता है? क्या ध्वनि को सुनते समय भी हमारे कानों में कहीं कंपन होता है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? क्या हमारी पुस्तक में कहीं इसका उत्तर मिल सकता है? दरवाजे पर कोई आया है। मैं देखती हूँ। तुम देखो, रसोई में कोई बर्तन गिर गया है। देखती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह इस बात पर ध्यान दिया कि हम बिना उस चीज को देखे उसकी ध्वनि को कैसे पहचान लेते हैं? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस गिलास पर एक बार धीरे से चम्मच मारो। अब गिलास के किनारे छूती हुई एक थर्माकोल की छोटी गेंद लटकाते ही देखो, तुम्हें समझ आता है? कंपन करते गिलास ने गेंद को कुछ देर तक ढकेला। अब थोड़ी जोर से चम्मच से मारो। देखो कि गेंद गिलास से कितनी दूर तक धक्का खाती है। ओह हाँ, तेज ध्वनि करने पर यह गेंद ज्यादा दूर तक चली गई। क्या तुम्हें दोनों आवाजों में कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ, जब गेंद दूर तक धक्का खाती है तो ध्वनि बहुत तेज थी, लेकिन जब गेंद ज्यादा दूर तक धक्का नहीं खाती तो ध्वनि बहुत धीमी थी। मैं समझ गई। लेकिन कुछ ध्वनि हमें बहुत तेज लगती हैं, ऐसा क्यों? क्या इसका संबंध भी चीजों के कंपन से ही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमारे शरीर के तंत्र में इतने कंपन हमेशा होंगे जिनकी ध्वनि हम कभी सुन नहीं पाते। शायद इसीलिए कि हमारे कानों की भी सुनने की क्षमता होती है ना? सही कहा सानिया। बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। मैं यह तो जानती हूँ कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन पाते हैं? मेरी मदद कीजिए। ओहो, ये गाड़ियों की आवाज कितना परेशान कर देती है। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये गाड़ियां ही नहीं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण करती है, जैसे मशीनें, टेलीविजन, कूलर। इस शोर से कभी-कभी मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने पढ़ा भी था कि इससे सेहत पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, कम सुनाई देना। क्यों दोस्तों, क्या शोर के कारण आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर पड़ा है? बताइए। हमें इसे कम करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। इससे जानवरों और बीमार लोगों को तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी। हाँ, मैंने देखा था दीपावली पर कुत्तों को पटाखों की आवाज से बहुत परेशान रहते हैं। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए।
सही कहा। सानिया, हम और क्या तरीके अपना सकते हैं? मैंने देखा था एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे अस्पताल है, हॉर्न ना बजाएं। ये भी है जिसे हम सभी ध्यान में रख सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि पेड़ केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं? ओह, अच्छा। ऐसा है तो हमें सड़क के किनारे जरूर पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके मुझे बता सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना कि हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, कि हम ध्वनि की पहचान उसके गुणों के कारण कर पाते हैं, जैसे हल्की और तेज ध्वनियां। कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, कुछ ध्वनियां हमारी सुनने की क्षमता के बाहर हैं। ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपायों के बारे में